तो एक व्यक्ति अपनी कई नई कारों के साथ महाकुंभ प्रयागराज में स्नान करने के लिए जाता है। और जब वो स्नान कर लेता है, स्नान करने के बाद उसके साथ जो मित्र वगैरह गए थे, वो मित्र वगैरह उससे बार बार कहते हैं कि उन लोगों को भूख लगी है। लेकिन वो व्यक्ति ऐसा होता है कि पैसे से बहुत मजबूत, बहुत ही अमीर व्यक्ति, बहुत ही रईस व्यक्ति, लेकिन उसके खाने का जो शौक था वो हमेशा से देसी खाना चाहता था। और वो चाहता था कि उसे चाहे जिस होटल पर, चाहे जिस ढाबे पर खाना मिले, लेकिन खाने का स्वाद जो है वो घर की तरीके से लगे। वो अपने कई मित्र जब उसे बार बार कहने लगते हैं, उसके मित्र, कि भैया अब हमने स्नान कर लिया है महाकुंभ का, अब हमें भोजन करना चाहिए और दोपहर के 2 बज चुके हैं, अचानक उसके मित्र से वो कहता है कि भैया कोई ठीक ठाक यहाँ पर ढाबा महाकुंभ में या कोई होटल ढूंढ लो जहां पर तुम्हें ये लगे कि तड़क भड़क कम है और ठीक ठाक खाने को मिल जाए घर की तरीके से। उसके कई मित्र कई दुकानों पर जाते हैं और कई दुकानों पर जाने के बाद वापस लौटकर एक ढाबे को चुनते हैं। ढाबे को चुनने के बाद कहते हैं कि भैया हमने एक ढाबा चुन लिया है, आप उस ढाबे पर चलकर भोजन करते हैं। अब सारे लोग वहां पर उस ढाबे पर पहुंचते हैं। उस ढाबे पर जैसे ही पहुंचते हैं, ये व्यक्ति जैसे ही ढाबे पर खाना खाने के लिए अंदर घुसता है, अंदर 4-5 मेजें, 4-5 कुर्सियां लगी हुई थी लोगों को बैठकर भोजन कराने के लिए। जैसे ही अंदर घुसता है, व्यक्ति देखता है कि जो ढाबे की मालकिन है, जो महिला है, जो ढाबे की संचालिका है, उनको जब ये व्यक्ति देखता है तो उस महिला को देखते ही रहता है। और वो महिला जब इस व्यक्ति को देखती है तो वो भी देखते ही रहती है। दोनों एक दूसरे को ऐसे देखे जा रहे थे जैसे एक दूसरे को कई सालों बाद देख रहे हों। और दोनों की निगाहें दोस्तों जो बयां कर रही थी, उनको देखने वाले जो पास पड़ोस के लोग उनके साथ स्नान करने गए थे व्यक्ति के साथ में, वो लोग भी जब इन दोनों की निगाहों के बारे में सोचते हैं और दोनों की निगाहों का मिलाप देखते हैं तो बड़े अचरज में पड़ जाते हैं। उनमें से एक व्यक्ति इस व्यक्ति को कंधे पर हाथ रख के कहता है कि भैया हम खाना खाने आए हैं, आखिर आप इस महिला को ऐसे क्यों देखे जा रहे हो। तब ये व्यक्ति कहता है कि भाई साहब मैं तो भूल ही गया था कि मैं खाना खाने आया हूं। दोस्तों आखिर ये महिला कौन थी और ये व्यक्ति कौन था, आखिर ऐसा दोनों के बीच में क्या था जो दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे ये दोनों एक दूसरे से कई साल बाद मिल रहे हों और दोनों में जन्म जन्मांतर का संबंध हो। दोस्तों आगे की जो कहानी है वो कहानी बहुत ही दिल को छू लेने वाली है, पूरी तरीके से सामाजिक कहानी है। दोस्तों ऐसी कहानी है जिसे सुनने के बाद आप एक बार सोच में पड़ जाएंगे कि अभी दुनिया में अच्छे इंसानों की कद्र है और अच्छे इंसान अभी दुनिया में बचे हुए हैं, शायद इसीलिए दुनिया अभी भी चल रही है। दोस्तों पूरी कहानी शुरू करने से पहले आपसे मेरा बस छोटा सा विनम्र अनुरोध है कि दोस्तों मेहनताना के तौर पर सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में लाल बेल आइकन की बटन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं ऐसी दिल को छू लेने वाली सामाजिक कहानियां आपके अपने इस चैनल डीडी स्टोरी स्टेशन पर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आसानी से मिल जाए। दोस्तों सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिन लोगों का प्यारा सा कमेंट और सपोर्ट हमें पिछली कहानियों पर प्राप्त होता है, उनका नाम हम अगली कहानी में जरूर लेते हैं। तो इसी श्रेणी में सबसे पहला नाम जो पिछली कहानी पर हमें मिला था वो नाम है, जयपुर से कमेंट आया था, इनका नाम है सुरेंद्र कुमार गुप्ता। दूसरा नाम है संजय मौर्य, इन्होंने जगह का नाम नहीं लिखा था। और अगला नाम है रणधीर सिंह पुनिया, इन्होंने भी जगह का नाम नहीं लिखा था। आपसे मेरा हाथ जोड़कर एक निवेदन ये भी है कि दोस्तों अगर आप पूरी कहानी सुना करें तो आप ये जरूर हमें बता दिया करें कि आप पूरी कहानी किस जिले से, किस राज्य से, किस प्रदेश से, किस मोहल्ले से, किस गांव से, कहां से सुन रहे थे, ताकि हमें भी लगे कि हमारी कहानी कहां तक पहुंच रही है। फिलहाल बिना देरी किए कहानी की तरफ वापस लौटते हैं जहां से कहानी को छोड़कर आए थे। अब ये व्यक्ति जब उस सोए हुए व्यक्ति को, जो कि जग रहा था लेकिन अपने ख्वाबों में ऐसे खो गया था मानो कि वो सो गया हो, तो व्यक्ति को दूसरा वाला व्यक्ति कंधे पर हाथ रख के कहता है कि भैया हम खाना खाने आए हैं। तो वो कहता है कि खाना हम बाद में खाएंगे। अब ये महिला और ये व्यक्ति दोनों अलग हो जाते हैं, किनारे हो जाते हैं, और महिला 3-4 लोग जो उसके साथ गए थे उनको खाने का टेबल लगवाती है और कहती है कि आप खाना खा लीजिए। वो लोग खाना खाने लगते हैं, लेकिन ये महिला और ये पुरुष
दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। महिला इस व्यक्ति से पूछती है कि आप मान सिंह हो? तो मान सिंह कहता है कि हाँ मान सिंह हूं मैं। और आप शीतल हो? तो वो कहती है हाँ शीतल हूं। दरअसल दोस्तों ये कोई और नहीं होता है, ये तलाकशुदा पति पत्नी होते हैं जिनका तलाक 5 साल पहले हो चुका होता है। दरअसल दोस्तों कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है मेरठ, और मेरठ का एक गांव पड़ता है छोटा सा। उसी गांव का रहने वाला जमींदार का बेटा मान सिंह, जो देखने में काफी खूबसूरत और हष्टपुष्ट, जब उसकी 18 साल की उम्र होती है दोस्तों, तो 18 साल की उम्र से ही वो भक्ति लाइन में आ जाता है, पूजा पाठ रोज करता है। और गांव के बाहर ही बने एक प्राचीन मंदिर पर वो लगातार सुबह शाम दर्शन करने जाया करता है, वो भी बिना चप्पल के, पैदल ही। अब जब गांव वाले कई लोग देखते हैं कि वो 18 साल की उम्र में, जब उसकी पढ़ने और खेलने खाने की उम्र है, उस उम्र में वो भक्ति में लीन है, तो कई लोग इस बात को उसके पिताजी से कहते हैं, क्योंकि मान सिंह के जो पिताजी थे वो उस गांव के जमींदार थे। लेकिन उसके पिताजी उसको रोकने के बजाय कहते हैं कि ठीक है बेटा, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, वहां पर तुम मंदिर में जाते हो और दर्शन करते हो, दर्शन करने का और पूजा पाठ करने का तुम्हें फल एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। अब मान सिंह की ललक अंदर से और बढ़ जाती है, लेकिन कई लोग इसका कौतूहल का विषय बनाते हैं और मान सिंह को लोग गांव के पुजारी पुजारी कहने लगते हैं। पुजारी अब उम्र के साथ धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। साल तक लगातार यही वाकया चलता है। वो प्रतिदिन सुबह शाम, चाहे बारिश हो चाहे पत्थर पड़े, धरती इधर से उधर हो जाए, लेकिन वो सुबह शाम पूजा पाठ करना उस मंदिर पर नहीं भूलता था। अचानक सुबह के समय एक दिन मान सिंह उस मंदिर जाता है, और उस मंदिर से जैसे ही वो लौट रहा होता है, उस मंदिर का जो रास्ता था, जो गांव से मिलता था, उस गांव के रास्ते के बगल की एक चलती हुई सड़क, जिस सड़क पर एक बाजार से आने जाने के लिए कई साधन आया जाया करते थे, सुबह के टाइम जैसे ही वो भोले बाबा की पूजा करके मंदिर से अपने घर के लिए पैदल ही निकलता है, वो मेन रोड पर जैसे ही पहुंचता है, देखता है कि सामने से एक लड़की जा रही है, जो कि अपना बैग उसने अपने साइकिल पर रखा है, स्कूल का ड्रेस लगाया है। लड़की देखने में काफी खूबसूरत है, बहुत सुंदर है। वो पूजा पाठ कर कर आ रहा था, लेकिन जब उसकी निगाहें उस लड़की के ऊपर पड़ती है, तो ऊपर वाले को याद करके वो सोचता है वाकई में ये लड़की बहुत खूबसूरत है। और जैसे ही उस लड़की के ऊपर उसकी निगाह पड़ती है, जब वो कुछ सोच ही रहा था कि अचानक से बगल से एक टेम्पू, जो कि टैक्सी वाला होता है, एक टेम्पो गुजरता है, और टेम्पो काफी रफ्तार में होता है। इस स्कूल जाती हुई लड़की को टेम्पो वाला टक्कर मार देता है, और ये लड़की उसी रोड के किनारे अपनी साइकिल लेकर गिर जाती है। और जब ये साइकिल लेकर गिरती है तो इसे थोड़ी सी चोट आ जाती है। अब मान सिंह उर्फ पुजारी देखता है कि ये लड़की जो है पूरी तरीके से जख्मी हो गई है, और लड़की 2-3 मिनट तक वहीं गिरी ही रहती है जहां पर टेम्पो वाला उसे टक्कर, टेम्पो वाला उसे साइड मार कर गया था। अब मान सिंह बहुत हैरान परेशान हो जाता है। वो दौड़कर उस लड़की के पास पहुंचता है और उस लड़की को बुलाता है, लेकिन लड़की कुछ बोल नहीं रही थी, वो पूरी तरीके से बेसुध हो गई थी। मान सिंह पूरी तरीके से हैरान परेशान हो जाता है कि अब वो ऐसी स्थिति में क्या करे। दरअसल जब टेम्पो ने टक्कर मारी थी तो उसकी साइकिल का जो अगला पहिया था वो भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया था। अब मान सिंह की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अब मान सिंह करे तो क्या करे। मान सिंह जो उधर से राहगीर गुजर रहे थे, कई राहगीरों को हाथ देता है कि रुक जाओ, इस लड़की को चोट लग गई है, हॉस्पिटल पहुंचाना है। लेकिन तमाम ऐसे लोग उस रास्ते से गुजरते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति उससे सहायता करने के लिए नहीं खड़ा होता है। अमूमन आपने भी देखा होगा, हमारे आसपास भी ऐसा बहुत से पल आते हैं, बहुत से क्षण आते हैं दोस्तों, जब हम कहीं जा रहे होते हैं, किसी का एक्सीडेंट हो जाए या किसी को मदद की आवश्यकता हो, तो हम ये डरते हैं कि पुलिस हमारे ऊपर कोई कार्रवाई ना करे। इस डर की वजह से हम अगले की सहायता नहीं करते हैं। ऐसा ही जो राहगीर जा रहे थे वो भी सोच रहे थे कि भैया मदद कर दें, कहीं पुलिस हमें बधा ना दे किसी मामले में। ऐसा सोचकर कोई उसकी मदद नहीं करता है, मान सिंह की और उस लड़की की भी मदद नहीं करता है। हालांकि एक नेक बंदा अपनी बाइक से उधर से गुजर रहा था, जब ये वाकया देखता है कि एक हम उम्र का लड़का और एक लड़की नीचे पड़ी हुई है, उसे जैसे जख्म लगा हुआ है, चोट लगी, और लड़का खड़ा हुआ है और हाथ दे रहा है बाइकों को, गाड़ियों को, टेम्पो को, कि भैया कोई हेल्प कर दे। तब वो अपनी बाइक रोक लेता है, और जैसे ही बाइक रोकता है सबसे पहले वो मान सिंह से पूछता है कि भैया क्या मामला है। अब मान सिंह और पुजारी सारी बातें उस व्यक्ति से बताता है। अब उस आदमी को लगता है कि कहीं ना कहीं इन दोनों को
बहुत ज्यादा जरूरत है हमारी। अब वो कहता है कि ठीक है भैया, आप बताइए क्या करना होगा। मान सिंह कहता है कि भैया हमें जो है हॉस्पिटल तक इस लड़की को पहुंचाना है, चाहे जैसे वो भी जल्दी से जल्दी। अब मान सिंह उस लड़की को अपने गोद में उठाता है और पीछे बैठ जाता है। बाइक वाला सीधे उसे हॉस्पिटल लेकर पहुंचता है। हॉस्पिटल में मान सिंह इस लड़की को भर्ती कराता है और भर्ती कराने के बाद कुछ देर बाद डॉक्टर साहब वापस आते हैं और कहते हैं कि लड़की को चोट तो आई है, लेकिन ये लड़की पूरी तरीके से खतरे से बाहर है। कहने का मतलब ये कि ये जल्द ही रिकवर कर लेगी, जल्द ही ठीक हो जाएगी। इसके माता पिता कहाँ हैं? मान सिंह कहता है कि मैं इसके माता पिता को नहीं जानता हूँ और मुझे तो ये रास्ते में मिली जब मैं मंदिर से वापस आ रहा था। अब अचानक डॉक्टर कुछ देर बाद वापस आते हैं और कहते हैं कि अभी वो बेहोश है, ऐसे में वो बता भी नहीं सकती है कि वो कहाँ की रहने वाली है, कैसे है, कहाँ की है। मान सिंह को आता है कि ये स्कूल पढ़ने जा रहे थे और स्कूल ड्रेस में है। एक तो स्कूल ड्रेस से पहचान हो जाती है कि इस स्कूल में पढ़ती है, दूसरा वो बैग से कुछ कॉपी किताब निकाली जाती है, पिता का नाम पता चल जाता है और लड़की का नाम होता है शीतल। अब धीरे धीरे शीतल होश में आ चुकी थी और वो पूरी तरीके से अपने घर वालों का नंबर बताती है। नंबर बताने के बाद डॉक्टर वगैरह उसके घर वालों को फोन करते हैं। अब उसके घर वाले कुछ देर बाद ही वहां हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। अब जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं, हॉस्पिटल पहुंचने के बाद शीतल का डॉक्टर कहते हैं कि 1-2 दिन इसका इलाज करना पड़ेगा। तो शीतल के घर वाले कहते हैं कि ठीक है डॉक्टर साहब, आप इलाज करिए। चूंकि शीतल के घर वाले भी ठीक ठाक घर आने से थे, उनके पास खेती बाड़ी की कोई कमी नहीं थी, पिताजी का भी अपना एक खुद का बिजनेस था, कुछ अच्छा धंधा था। अब का 2 दिन इलाज चलता है, लेकिन मान सिंह जब उसके माता पिता आ जाते हैं तो वो सारा घटनाक्रम बता के उनके माता पिता से विदा ले लेता है। उनके माता पिता जैसे ही मान सिंह वहां से जाता है, उसके माता पिता के नजर में आ जाता है कि ये लड़का जो है, जिसने उनकी बेटी की जान बचाई है, जिसने उनकी बेटी की हेल्प की है, जिसने उनकी बेटी को हॉस्पिटल पहुंचाया है, ये लड़का बहुत ही नेक दिल आदमी है। वो उसके बारे में पता करना चाहते थे। इधर 2 दिन बाद शीतल को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है और जब वो उसे अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है तो फिर अचानक ये लोग उसको खोजना चाहते थे कि आखिर वो लड़का कौन था और कहाँ का रहने वाला था। अचानक उसके दूसरे तीसरे दिन ही जब ये शीतल डिस्चार्ज होकर अपने घर पहुंचती है, अचानक मान सिंह अपनी बाइक लेकर शीतल के घर पहुंच जाता है और शीतल की कुशल क्षेम पूछता है। शीतल की कुशल क्षेम पूछने के बाद उनकी मदद करने के लिए कुछ पैसे देने की जो है कोशिश करता है, लेकिन उसके माता पिता उसका हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करते हैं कि भैया हमें पैसे की कोई जरूरत नहीं है, आप बहुत अच्छे इंसान हो। वो कहता है, मान सिंह कहता है कि हम अच्छे इंसान नहीं, हमारा ये नैतिक फर्ज बनता है कि हम किसी मजबूर की, किसी जरूरतमंद की सहायता करें। वैसे भी मैं सुबह शाम भोले का भक्त हूँ, तो सुबह शाम मंदिर जाता हूँ। मैं मंदिर से वापस आ रहा था, जब मैंने देखा कि इस लड़की को जरूरत है तो मैंने जो है वो जरूरत इसकी पूरी की, इसे अस्पताल में एडमिट कराया। अब उसके माता पिता सोचते हैं कि यार कलयुग के इस जमाने में ऐसा लड़का मिलना मुश्किल है। उनके माता पिता के नजर में शीतल की ये आने लगता है कि क्यों ना हम शीतल की शादी की आगे बात बढ़ाएं। अब इधर धीरे धीरे समय गुजरने लगता है, शीतल ठीक भी हो जाती है, शीतल स्कूल भी जाने लगती है। अब धीरे धीरे समय गुजरने लगता है, 2 साल हो जाता है और 2 साल में कई बार मान सिंह शीतल के घर आता जाता है। अब जब मान सिंह शीतल के घर आता जाता है तो शीतल से बातें भी करता था, दोनों में धीरे धीरे दोस्ती हो जाती है और दोनों में जब धीरे धीरे दोस्ती हो जाती है तो दोनों की दोस्ती देखते देखते प्यार में तब्दील हो जाती है। और ये बातें जब शीतल के माता पिता को पता चलती हैं तो वो सोचते हैं कि बहुत अच्छा हुआ, हमें शादी इसी लड़के से करनी थी। फिर शीतल के माता पिता एक दिन जमींदार पिता के पास जाते हैं, जो कि मान सिंह के पिता थे। वहां जाते हैं और सारी चीजें बताते हैं। क्योंकि मान सिंह पहले से ही शीतल के माता पिता को पहचानता था, इसलिए मान सिंह खूब आवा भगत करता है। अंततः दोनों की शादी तय हो जाती है और शीतल की शादी और मान सिंह की शादी का मुहूर्त निकाला जाता है, तारीख निकाली जाती है और एक अच्छा सा मुहूर्त देख के दोनों की शादी कर दी जाती है बड़े ही धूमधाम के साथ में। और जब बड़े ही धूमधाम के साथ में दोनों की शादी हो जाती है, शीतल अब दुल्हन बनके उसी मान सिंह के घर पहुंच चुकी थी जिस मान सिंह ने उसे कभी हॉस्पिटल एडमिट कराया था। ऐसे जगह रक्षा की थी जब एक अकेला इंसान उस अकेली लड़की के साथ कुछ भी बदतमीजी कर सकता था।
अब शीतल दुल्हन बनकर मान सिंह के घर पहुंच जाती है और जब मान सिंह के घर पहुंचती है तो कुछ दिन शीतल और मान सिंह का, चूंकि दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते थे, दोनों का जीवन बहुत अच्छी तरीके से चलता है। और जब दोनों का जीवन अच्छी तरीके से चल रहा था तो अचानक कहते हैं ना कि जब किसी का जीवन बहुत अच्छी तरीके से चल रहा होता है या कोई भी चीज जीवन की बहुत अच्छी तरीके से चल रही होती है तो कभी कभी किसी की नजर लग जाती है। अचानक शीतल की जो बड़ी बहन थी वो लगातार ही शीतल से जलन करती है और वो ये सोचती है कि देखो एक किस्मत, एक इत्तेफाक से उसे इतना अच्छा घर मिल गया, इतना अच्छा पति मिल गया जो उसे जान से ज्यादा चाहता है। अब शीतल जब भी अपने मायके आती, अपनी बड़ी बहन के पास जाती, उसकी बड़ी बहन लगातार उसे उलाहना देती, लगातार उसे भरने लगती और उनके बारे में गलत गलत कहने लगती। अब जब शीतल अपने ससुराल पहुंचती मान सिंह के घर तो उसका बदला बदला बर्ताव देखकर मान सिंह के माता पिता पूरी तरीके से हैरान हो गए थे कि जो शीतल शादी के बाद 2-3 साल तक इतनी सभ्य और सुशील, इतनी अच्छी तरीके से रही, वही शीतल अब इसको पता नहीं क्या हो गया है, किस तरीके से ये काम कर रही है। अचानक धीरे धीरे घर के सारे लोग, यहां तक कि मान सिंह भी देखता है कि उसकी खुद की पत्नी शीतल, जिसे वो जान से ज्यादा प्यार करता है, का व्यवहार पूरी तरीके से बदल चुका है और अब पूरे घर में कलेश की स्थिति आना उत्पन्न हो गई। और जब ये पूरी तरीके से घर में कलेश की स्थिति आने लगती है तो अचानक एक दिन मान सिंह शीतल से कहता है कि शीतल, इस तरीके से घर परिवार नहीं चल सकता है, तुम हमेशा घर में कलेश ही करती रहती हो। इससे तो अच्छा है कि मैं जिस ढर्रे पर पुराने समय में था शादी के पहले, उसी ढर्रे में कहीं साधु जाकर बन जाऊं या मैं कुछ और कर लूं, मैं तुम्हारे साथ इस तरीके से जीवन यापन नहीं कर सकता। अचानक इसी बीच ये सब बातें चलती रहती हैं कि मान सिंह के पिताजी की तबीयत तेजी से खराब हो जाती है। और जब मान सिंह के पिताजी की तबीयत तेजी से खराब हो जाती है तो उसके पिताजी को एक हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ता है। अब मान सिंह दिन रात अपने पिताजी की सेवा कर रहा था और जब भी वो घर आता, घर से बना बनाया खाना ले जाता हॉस्पिटल, तो वो देखता कि हर बार वो खाना उसकी माँ ही बना रही होती थी। अब जब वो ऐसी चीजें देखता है तो शीतल से कहता है कि शीतल, जब भी मैं हॉस्पिटल से पापा को देख रेख करने के बाद उनके लिए खाना और अपने लिए खाना लेने आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि हर बार खाना माँ ही बनाती है। तो शीतल कहती है कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ। और इस बदले हुए बर्ताव से दोनों के बीच में, चूंकि पहले से ही वो हैरान परेशान था मान सिंह, अचानक दोनों के बीच इतनी तेजी से गुस्सा बढ़ जाती है दोस्तों कि मान सिंह एक हाथ खींचकर शीतल को मार देता है। और जब शीतल को मार देता है तो शीतल को बहाना चाहिए था अपने मायके जाने के लिए। अब शीतल सीधा अपने मायके चली जाती है और जब अपने मायके चली जाती है तो अपने मायके में ही रहने लगती है। इधर मान सिंह के पिताजी की तबीयत और खराब हो जाती है और वो स्वर्गवासी हो जाते हैं, यानी कि वो दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह देते हैं। अब पड़ती है उनकी 13वीं संस्कार, उनका क्रियाक्रम। क्रियाक्रम में भी शीतल को मान सिंह बहुत बुलाता है, लेकिन शीतल अपनी बहन और अपने जीजा के कहने की वजह से अपनी ससुराल नहीं आती। और जब वो उसके पिता के अंतिम संस्कार में और पिता के क्रियाक्रम में वापस नहीं आती तो ये बात मान सिंह के दिमाग में बैठ जाती है कि ऐसी पत्नी का मैं क्या करूंगा जो पत्नी मेरे पिताजी के, यानी कि अपने ससुर जी के अंतिम संस्कार में और क्रियाक्रम में शामिल नहीं हुई। ऐसी पत्नी से बिना पत्नी ही होना अच्छा है। और वो पूरी तरीके से मूड बना लेता है, पूरी तरीके से सोच लेता है कि अब चाहे जो हो, चाहे जैसे हो, मैं पूरी तरीके से शीतल को तलाक दे दूंगा। और उधर शीतल भी उसी फिराक में थी। शीतल भी अपने बहन के और अपने जीजा के कहने की वजह से कोर्ट जाती है और वहां फिर कोर्ट में तलाक का केस दायर होता है। दोनों का कोर्ट में केस चलता है। केस 2-3 साल चलने के बाद दोनों का तलाक हो जाता है और तलाक होने के बाद दोनों के रास्ते पूरी तरीके से अलग हो जाते हैं। चूंकि मान सिंह उर्फ पुजारी एक धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी था और कहते हैं कि वो पूजा पाठ शुरू से ही करता था। दोस्तों, एक कहावत बहुत प्रचलित है पूजा पाठ की कि हर पूजा का फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। और उसके पिताजी के गुजरने के बाद और शीतल ने तलाक देने के बाद वह व्यक्ति यानी कि मान सिंह दिन दूना रात चौगुना तरक्की करता है। क्योंकि उसका ट्रक का व्यवसाय हो जाता है और एक ट्रक से देखते देखते कब 50 ट्रक बना लेता है, किसी को कुछ पता ही नहीं चलता है। वो लगातार
सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाता है। और इधर शीतल जो थी, उसके माता पिता अब धीरे धीरे बुजुर्ग हो चुके थे। अब वो पूरी तरीके से अपनी बहन और अपने जीजा के चंगुल में आ जाती है और उसके जीजा और उसके बहन कहते हैं कि तुम क्या करोगी, ऐसे में तुम्हें जो कोर्ट से कुछ पैसे मिले हैं 50-60 लाख रुपए जो तुम्हारे पति की तरफ से तुम्हें कोर्ट में दिलवाए गए हैं तुम्हें अपना जीवन यापन करने के लिए, उन पैसों से तुम एक दो प्लाट खरीद लो, एक दो प्रॉपर्टी खरीद लो या कुछ गहने खरीद लो। वो कहती है कि जीजा जी कोई बात नहीं, मैं खरीद लूंगी। लेकिन उसके जीजा उसको बहुत ज्यादा वो करते हैं। कुछ दिन बाद माता पिता और बुजुर्ग हो जाते हैं और माता पिता कहते हैं कि बेटा देख के शादी कर लो। अब शीतल शादी की बात सुनती है तो एक बार गुस्सा लगता है उसे, लेकिन उसे फिर लगता है कि जीवन बहुत लंबा होता है, उसे गुजारने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। शीतल दोबारा शादी करने का मन बना लेती है। शीतल अब जब दोबारा शादी करने का मन बना लेती है तो कई बार उसे कई लड़के आते और देखकर चले जाते। अचानक जब 10-15 बार ऐसा हो चुका कि लड़के आते, लड़के वाले आते, देख के और चले जाते, तब अचानक एक दिन शीतल की जीजा ने शीतल से कहा और दीदी ने कि देखो तुमसे कोई ऐसे शादी नहीं करेगा क्योंकि तुम्हारा तलाक हो चुका है, और जिससे तुम्हारा तलाक हो चुका है वो एक बहुत ही रईस आदमी है, बहुत ही अच्छा आदमी है, समाज में उसकी एक अच्छी खासी इज्जत है, अच्छा खासा समाज में उसका एक अपना वर्चस्व है। ऐसे में कोई भी तुमसे शादी नहीं करेगा, शादी तुमसे वही करेगा जिसको कुछ लालच होगी, इसलिए अभी भी समय है, तुम कुछ जमीन और प्रॉपर्टी अपने नाम कर लो। तो वो कहती है कि ठीक है। अब फिर जमीन और प्लॉट देखने की बारी शुरू होती है। उसका जीजा उससे 40 लाख रुपए लेता और कहता है कि मैं तुम्हारे नाम कुछ प्रॉपर्टी करा दूंगा। 40 लाख रुपए लेकर धीरे धीरे उसका जीजा खा जाता है और शीतल के नाम दूर भर भी जमीन नहीं आती। और जब इसके बाबत शीतल पूछती है अपने जीजा से कि जीजा वो प्लॉट कहाँ है, तो आजकल आजकल कह के ऐसे टहलाता रहता। अब शीतल को धीरे धीरे ये आभास होने लगा था कि जिस रास्ते पर उसके घर वाले यानी कि उसके दीदी और जीजा चलाना चाहते थे, उस रास्ते पर वो पूरी तरीके से गलत आ चुकी है और पूरी तरीके से फंस चुकी है। लेकिन अब वो कर भी क्या सकती थी, क्योंकि दोनों का तलाक हो चुका था। अब वो वापस उसके पास कोई रास्ता नहीं होता है। और फिर कुछ दिन बाद जब उसके माता पिता दुनिया को छोड़ देते हैं, तब उसके जीजा और दीदी उससे ही जो 10 लाख रुपए उसके पास बचे होते हैं उनका क्रियाक्रम करवाते हैं। और क्रियाक्रम कराने के बाद जब उसके पास अधेला भी फूटी कौड़ी भी नहीं बचती है, तब वो अपने जीजा से पैसा मांगना स्टार्ट करती है और कहती है कि मैं आपके घर में ही रहूंगी। अचानक एक दिन ऐसा आता है जब उसके दीदी और जीजा उसे लात मारकर घर से निकाल देते हैं। अब शीतल इधर उधर दर भदर ठोकर खाती। अब शीतल को जब कुछ नहीं समझ में आता है तो वो एक बाजार में चाय की दुकान खोल लेती है। धीरे धीरे वो खाना खाने का काम करने लगी थी, खाना बनाने का काम करने लगी थी, एक दो लेबर रख लिए थे। अचानक उसे पता चलता है कि प्रयागराज में कुंभ लगा है और कुंभ में अगर मैं ऐसे में जाऊंगी तो मेरा धंधा जो है वो ठीक ठाक हो जाएगा, मेरी आजीविका अच्छी तरीके से चल जाएगी। इसी लालसा में वो कुंभ में अपना एक छोटा सा स्टॉल डाल के छोटा सा एक दुकान खाना पीने की वहां बना रही थी। और यहाँ पर जो मिलने वाला शख्स आया था वो कोई और नहीं था, उसका पति मान सिंह था। अब मान सिंह शीतल जब एक दूसरे से मिलते हैं तो मान सिंह शीतल से पूछता है कि शीतल तुम्हारी ये स्थिति कैसे हो गई और तुम मेरठ से यहाँ पर आकर खाना बना रही हो, यहाँ पर अपनी दुकान डाल ली हो, ये सब कैसे हुआ। तो अपनी पूरी आप बीती जो मैंने आपको कहानी में सुनाई वो मान सिंह को सुनाती है। मान सिंह जब पूरी घटनाक्रम को सुनता है तो उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो शीतल को कहता है कि शीतल मैं अपनी गाड़ी लेकर आया हूँ, तुम दुकान तुम्हारे यहाँ जो देखता हो जो जिम्मेदार आदमी उसको दिखाओ और तुम मेरे साथ चलो। शीतल पहले तो मना करती है, लेकिन मान सिंह जब नहीं मानता है शीतल कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। और फिर वो उसे अपने गाड़ी के काफिलों में एक गाड़ी पर बैठाता है और फिर सीधा उसे अपने घर लेकर आता है। रास्ते में शीतल और मान सिंह की काफी बातें होती हैं और मान सिंह से शीतल पूछती है कि माँ और बाबूजी कैसे हैं। तो मान सिंह कहता है कि बाबूजी तो पहले गुजर गए हैं पर माँ अभी जिंदा है। तो शीतल पूछती है कि क्या माँ मेरी कभी चर्चा करती हैं। तो मान सिंह कहता है कि वो तो तुम्हारी हमेशा चर्चा करती है। घर पहुंचते हैं, जैसे ही मान सिंह की गाड़ी के हारन की आवाज आती है उसकी माँ घर से बाहर निकल कर आती है। और जब घर से बाहर निकल कर आती है तो वो देखती है कि आज उसका बेटा मान सिंह ही नहीं बल्कि उसकी तलाकशुदा बहू शीतल भी उसके साथ है। वो दौड़कर अपनी बहू शीतल को गले से लगा लेती है और शीतल भी उसे काफी तेजी से गले लगाकर रोने लगती है। अब शीतल से पूछती है
उसकी माँ कि बेटा तुम कैसे थे, तुम मान सिंह को कैसे मिल गए, तो वो बताती है कि मैं ऐसे महाकुंभ में एक होटल डाली थी खाना बनाने का, वहां पे ये स्नान करने गए थे और हमारी मुलाकात हो गई। दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। उसके बाद मान सिंह कहता है कि माँ अब इसे हमें छोड़ देना चाहिए, याद है कि 50 लाख रुपए इसने मुझे गुजारा भत्ता के नाम पर लिया था। तो उसकी माँ कहती है कि नहीं बेटा, इसको इस हाल में मत छोड़ो, क्योंकि पहले इसका दिमाग दूसरा था, ये अपने किसी दूसरे के चढ़ाने पर दूसरे के दिमाग से काम कर रही थी। अब इसका दिमाग पूरी तरीके से पवित्र हो चुका है, में इसको छोड़ना बहुत ही दुश्वारियों भरा है। बेटा तुम तो एक धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी हो, तुम्हें तो पता है कि अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। अब शीतल मान सिंह की तरफ देखती है और मान सिंह कहता है कि चूंकि तुम्हें पहले ही पता है मैं अपनी माँ और बाप को अपने जान से ज्यादा चाहता हूं, ऐसे में अगर माँ तुम्हें यहाँ रहने के लिए कह रही है तो तुम यहीं पर रहो। अब शीतल भी उस घर में, जिस घर को वो तलाक देकर छोड़कर चली आई थी, जिस पति को वो तलाक देकर छोड़कर चली आई थी, उसी पति के साथ उसी घर में हंसी खुशी से रहने लगती है। तीनों का परिवार दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से चलने लगता है। दोस्तों ये थी आज की पूरी कहानी। उम्मीद है कहानी आपको समझ में जरूर आई होगी। कहानी ने अगर आपके दिल को थोड़ा सा भी छुआ हो तो कहानी कुछ जानने वाले लोगों तक शेयर जरूर कर देना। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य यह था कि कई बार हम अपना जीवन किसी दूसरे के कहने पर बर्बाद कर लेते हैं। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि जो दूसरा कहता है वो लगता है कि वो बहुत सही कह रहा है, जो अपना कह रहा है वो गलत कह रहा है, लेकिन समय आते ही किसी को कुछ नहीं सिद्ध करना चाहिए। समय से बड़ा कोई अपना कुछ नहीं होता, और जब सही समय आ जाता है तो हर उस आदमी को गलत इंसान सही लगने लगता है जो किसी समय में वो सही होते भी हुए भी उस आदमी को गलत लग रहा था। तो दोस्तों इस कहानी के बारे में आपकी पूरी क्या राय है? आप मान सिंह की माता जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आप मान सिंह के बारे में आपका क्या कहना है? और शीतल के बारे में आपकी क्या राय है? अपने दिल की राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलता हूं ऐसी एक नई दिल को छू लेने वाली सामाजिक कहानी के साथ आपको जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।